friends, how are you? So today we discuss chapter 1 history class 10 नेशनलिज्म इन यूरोप और फर्स्ट जो आपका पार्ट था उस पार्ट में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। बहुत सारे जो डिफरेंट नेशंस थे, ठीक है, कैसे वो लोग एक साथ यूनिफाइड हुए, उसके जो स्मॉल किंगडम्स थे वो कैसे यूनिफाइड हुए। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। नेशनलिज्म का मीन्स होता है कि एज ए नेशन वाली जो फीलिंग थी, एक यूनिटी जो है, कैसे यूरोप के डिफरेंट नेशन के बीच में डेवलपमेंट हुआ उसका, ठीक है। यूरोपियन नेशन डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स। फोकस कीजिएगा, यूरोपियन नेशन जो थे स्मॉल किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स में डिवाइड थे। स्मॉल किंगडम्स छोटा सा राज्य, डचेस और कैंटन्स भी किंगडम का सिनोनिम्स होता है, मींस स्मॉल प्रोविंसेस होता है जिसपे स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल किसी के पास पावर हो एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। तो स्मॉल डचेस और कैंटन्स में यूरोप के डिफरेंट नेशन जो थे वो डिवाइड थे। हैब्सबर्ग एम्पायर यूरोप का जो मैक्सिमम पार्ट था, क्योंकि यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वहीं पे सिर्फ आप बोल सकते हैं हैबिटेशन है। यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे टेम्परेचर काफी कम रहता है और वहां पे हैबिटेशन नहीं है आपका, ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। दो एम्पायर उस टाइम यूरोप में लाइज करते थे। एक एम्पायर था हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। एम्पायर का मीन्स क्या होता है, जो किंगडम से बड़ा हो, जिसमें बहुत सारे किंगडम को यूनिफाइड किया गया हो, ठीक है, वो होता है एम्पायर का पार्ट। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था, ठीक है। और जस्ट उसी के साथ पैरेलल था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था, ठीक है, वो टर्की, साउथ ईस्ट यूरोप था, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया जो था, नॉर्थ अफ्रीका था, इन रीजन में ऑटोमन एम्पायर रूल करता। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि आपका ऑटोमन एम्पायर किस रीजन में रूल करता था या हैब्सबर्ग एम्पायर किस रीजन में रूल करता था। सो आप यहां से उसका आंसर करोगे। जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वो ऑस्ट्रिया और हंगरी में, और ऑटोमन एम्पायर जो है टर्की, साउथ ईस्ट यूरोप में, साउथ वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका में जो यूरोप का जो साउदर्न पार्ट अफ्रीका के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है वो वाला पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी हो, एरिस्टोक्रेसी का मीन्स होता है अपर क्लास, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी का मीन्स की अपर क्लास, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसके पास वेल्थ हो, देन टू व्हाट मोर देन टू लोअर क्लास, उसको एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं। एंड मिडिल क्लास, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि दोनों का लाइफ स्टाइल क्या था। एरिस्टोक्रेट्स का लाइफ स्टाइल क्या था, मिडिल क्लास का लाइफ स्टाइल क्या था, ठीक है। किसको टैक्स पे करना पड़ता था और किसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। सो एरिस्टोक्रेट जो था पावरफुल क्लास था यूरोप में। डोमिनेंट क्लास का मीन जिसके पास रूल करने का पावर हो, ठीक है, उसको डोमिनेंट क्लास हम लोग बोलते हैं। और एरिस्टोक्रेट जो थे यूरोप के डोमिनेंट क्लास थे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है। वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच को बोलते थे, जो फ्रेंच वाले पार्ट में थे। और जो लोअर क्लास थे, थर्ड स्टेज वाले जो थे, वो लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट्स को बोलते थे। सफ्रेज क्या होता है, सफ्रेज हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इसको जाने हैं। सफ्रेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। सफ्रेज का मीन्स होता है राइट टू वोट। अभी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाले प्रोसेस को फॉलो किया जाता है सफ्रेज में, ठीक है। बट पहले जो था, अगर आज से 100 ईयर या 200 ईयर्स पहले अगर पॉइंट आउट करते हैं, तो 100 या 200 ईयर्स पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन्स हो गया पर्सन हु अबव 18 ईयर्स। कोई भी 18 ईयर्स प्लस का है, ठीक है, तो उसके पास राइट टू वोट है। बट जिस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, या हम बोल सकते हैं 18th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी में, यहां तक कि मिड 20th सेंचुरी तक, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, बहुत सारे ऐसा रीजन था जहां पे वुमेन को या पुअर पीपल को वोटिंग राइट नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि 1796 का उनको वोटिंग राइट मिला, उसमें ओनली जो था मेल मेंबर को मिला था वोटिंग राइट, उसमें भी जो वेल्दी थे उनको ही, जो एजुकेटेड थे उनको ही। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है अभी आप बोल सकते हो 50 या 70 ईयर से फॉलो किया जा रहा है इस प्रोसेस। इससे पहले वोटिंग राइट जो था
इस बेस पे नहीं था कि हर किसी को इक्वालिटी के बेस पे हम वोटिंग राइट देंगे, 1 पर्सन 1 वोट होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो सफरेज के लिए लगातार फाइट कर रहे थे। जो वहां की वुमेन थी, फर्स्ट पॉइंट, जो वहां की वुमेन थी वो फाइट कर रही थी, और जो वहां के पुअर पीपल थे जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था वो फाइट कर रहे थे। किस चीज के लिए? सफरेज के लिए। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। उनको भी वोटिंग चाहिए था। किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए वोटिंग राइट चाहिए था। ठीक है। लिबरल स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरल्स का मीन्स क्या होता है? काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है, काइंड हार्ट वाले जो चाहते हो कि इक्वालिटी प्रमोट हो। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, चाहे वो लोअर क्लास हो, अपर क्लास, एरिस्टोक्रेट्स हो, नोबिलिटी हो या थर्ड स्टेज वाले, ऑल आर इक्वल। एक इनकी थॉट थी, ये लिबरल की थॉट थी, और रिवॉल्यूशन में लिबरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेपोलियन के पावर टू सिटीजन। नेपोलियन जिस टाइम पावर फ्रांस में सेंट्रलाइज था क्लर्जी के पास और नोबिलिटी के पास, जब नेपोलियन 1804 में रूलर बनता है तो क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज को डिसबैंड कर देता है, हटा देता है अपर क्लास वालों से, और वो पावर देता है सिटीजन को। कुछ फ्रीडम राइट्स देता है वो। किनको? जो थर्ड स्टेज वाले थे, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, उनको कुछ फ्रीडम राइट्स देता है। ठीक है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। पहले यूरोपियन सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ मार्केट नहीं थी। अगर आप कोई मार्केट अगर कहीं भी ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो स्टेट के या वहां की जो रूलिंग अथॉरिटी थी उसके अंडर में ऑर्गेनाइज होता था। जबकि नेपोलियन के कोड आने के बाद, नेपोलियन का कोड कब आया था? 1804 में। नेपोलियन के कोड आने के बाद मार्केट को फ्री कर दिया गया। ठीक है, कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको हेल्प कीजिए। एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पहले क्या था कि अलग अलग छोटे छोटे जो कैंटन्स या डचीज में डिवाइड था स्टेट, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जो भी आपके कैपिटल गुड्स के मूवमेंट में अलग अलग टैक्स लगते थे। ठीक है, तो ऐसे इन सब चीजों को डिस्बैंड कर दिया ताकि कोई भी जो आपके ट्रेडर्स है वो फ्रीली मूव कर सके किसी नेशन में और वो अपना वर्क कर सके। सो नेपोलियन ने बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया लोकल लोगों के या सिटीजन्स जो हो गए उन लोगों का। ठीक है। Each state had its own currency and weights and measures. हर स्टेट के पास अपनी करेंसी थी। ठीक है, अपनी करेंसी में छोटे छोटे जो किंगडम से, डचीज थे या कैंटन्स थे, इनके अपने अपने करेंसी होते थे। ऐसा नहीं कि वो पूरे फ्रांस में तो फ्रांस एक करेंसी को फॉलो कर रहा है। इनके छोटे छोटे एरिया के अपनी करेंसी होती थी, अपनी वेट मेजरमेंट होता था। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर किसी छोटे से किंगडम से अगर हम कोई क्लोथ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका लेंथ 55 सेंटीमीटर है सेम क्लोथ का, तो दूसरे स्टेट में जाकर उसका 53 सेंटीमीटर हो जाता है, अगले स्टेट में 58 सेंटीमीटर होता था। ये कैसे होता था? ये होता था उसके उस जो स्केल यूज किया जाता था मेजरमेंट के लिए, चाहे वो क्लोथ हो चाहे कोई गुड्स को मेजरमेंट के लिए, उसमें वेरिएशन होता था, जिसके चलते कोई भी ट्रेडर्स को मूवमेंट करने में, ट्रेड करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। और डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है, इले क्या होता था? यूज फॉर मेचिंग क्लोथ्स। उस टाइम यूरोपियन सोसाइटी में इले का एक क्लोथ्स को मेजर करने का एक यूनिट होता था। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, हेम्सबर्ग टू नीमरबर्ग 11 कस्टम बैरियर्स 5% इज कस्टम ड्यूटी। बोला कि लगभग 11 कस्टम बैरियर्स लगे हुए थे। छोटे छोटे डचेज या किंगडम्स जो थे उनके पास हर किंगडम से अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको कस्टम बैरियर्स देना पड़ेगा। कोई यूनिफिकेशन वाला टर्म ही नहीं था। नेशनलिज्म की कोई बात नहीं थी। अगर सपोज कीजिए एक पूरा नेशन है, ठीक है, तो उसको हर स्टेट से पास करने के लिए अलग से टैक्स नहीं देना पड़ता था। अगर आज हम कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम 200 ईयर पहले जाते हैं जिस टाइम बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे, एक कंपेयर किया हेम्सबर्ग से न्यूमरबर्ग जाने में 11 कस्टम बैरियर्स थे और 5% इस कस्टम ड्यूटी, जितना आपका गुड्स वैल्यू था, ठीक है, टोटल गुड्स वैल्यू का 5% आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। ठीक है, ऐसे कुछ वेरिएशन देखने को मिलते थे जो, और ऐसे अगर कोई भी चीज जिसपे इतने लोकल लेवल पे आप इतने डिफरेंस पॉइंट पे आप वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट को प्रीफर कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे हैं, अलग अलग करेंसी आपका, तो यूनिफिकेशन को नहीं डेवलप किया जा सकता। सो अगर यूनिफिकेशन डेवलप करना चाहते हैं, नेशनलिज्म डेवलप करना चाहते हैं, तो सबको सेम करना पड़ेगा ताकि किसी भी बेस पे आप यूनिफाइड हो जाए।
अगर सपोज ये फ्रेंच बोल रहे हैं तो फ्रेंच ही टोटल लोग फ्रेंच बोलेंगे। इस बेस पे तो हम यूनिफाइड होंगे, लैंग्वेज के बेस पे तो यूनिफाइड होंगे। इन 1834 कस्टम यूनियन ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम ज्वेलरी 1834। सो ऐसे कुछ जो आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिसेस थे जो कि ट्रेड को हेल्प नहीं कर रहे थे, इसको एबॉलिश किया गया 1834 में। ठीक है, 1834 में कस्टम यूनियन ट्रेडर्स का एक ग्रुप बना। ठीक है, ट्रेडर्स के ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम, बोला कि फ्रॉम ज्वेलरी। जुलवेरिन क्या थे? तो ट्रेडर्स का एक ग्रुप था जो किस चीज को प्रमोट कर रहे थे? एक ट्रेड को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, इनके टाइम में अब ट्रेड जो था काफी इंप्रूव किया। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप किए, करेंसी को सेम किए, एक मेजरिंग यूनिट यूज किए, वेट सेम किए। ठीक है, गिल्ड्स वाला जो सिस्टम था जिसमें न्यू ट्रेडर्स को एंट्री नहीं दी जाती, तो उन सब सारी चीजों को एबॉलिश किए कौन? जुलवेरिन। सो ट्रेड को या कमर्शियल डेवलपमेंट में यूरोप के जुलवेरिन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 ड्यूक मेटरनिच। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। 1815 में वहां पे एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी। ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। ठीक है, 1815 में होता क्या कि नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार जाता है। ठीक है, और नेपोलियन के हारने के बाद स्मॉल एरिया में रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि नेपोलियन हारने के बाद हर छोटे छोटे जिस एरिया पे वो रूल कर रहा था या जो नेपोलियन को अपोज कर रहे थे, ठीक है, वो लोग सारे लोग मिल करके एक यूनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनका एक पॉइंट क्या था कि एक यूनियन फॉर्म करते हैं, उनमें था कि नेपोलियन को डिसबैंड कर करके, ठीक है, ऑटोक्रेटिक या डेस्पोटिज्म को फिर से लागू करना, मोनार्की को फिर से स्टेबलाइज करना, जिसमें सिटीजन के पास राइट न रहे, क्लेर्जी और जो आपके नोबिलिटी है उन्हीं के पास राइट रहे। बोला कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? एक क्वेश्चन आता है। तो 1815 में वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, यही लीड कर रहे थे किसको? ट्रीटी ऑफ वियना को। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रांस के अगेंस्ट यानी नेपोलियन के अगेंस्ट कौन से 4 कंट्री फाइट कर रहे थे? ठीक है, फ्रांस के अगेंस्ट ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। पर्सिया नहीं, प्रशिया है। ये जर्मनी का एक क्या था? स्मॉल किंगडम था, डचेस था या कैंटोन्स था। ये था जो सबसे पावरफुल था जर्मनी में। ऑस्ट्रिया जिसके ड्यूक मेटरनिच थे, रशिया और ब्रिटेन, ये चारों मिलकर के जर्मनी को अपोज कर रहे थे उस टाइम। उस टाइम मिलकर के नेपोलियन को अपोज कर रहे थे। ठीक है, कंजर्वेटिव रिगान सेट ऑफ 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक बोला कि कंजर्वेटिव रिगान्स मींस ए नैरो माइंडेड थे। ये क्या चाहते थे कि पावर जो अपर क्लास के पास रहे, और इन्होंने सेटअप किया कब? 1815 जब वाटरलू की लड़ाई वो हारता है। ठीक है, नेपोलियन को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये सब मिलकर के फ्रांस जिस एरिया को नेपोलियन ने जीता था उस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। नेपोलियन के हारने के बाद या ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस की बाउंड्री लिमिट कर दी जाती है। जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज थे वो उसके एरिया पे ऑक्युपाइड कर लेते हैं, उसके एरिया को ऑक्युपाइड कर लेते हैं। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेपोलियन इन्वेड कब किया इटली पर? नेपोलियन 1797 में इन्वेड किया था इटली पे। ठीक है, इस तरह से आपका जो पार्ट 2 है वो आपका खत्म होता है। अगर इसके बाद भी आपको इस चैप्टर में जितना हम लोग किए पार्ट 1 और 2 में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगभग इस चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट में करेंगे। अभी भी इसका 3 पार्ट है, अगर लगेगा कि नहीं और पार्ट तो और पार्ट इसमें ऐड करेंगे। ओके, बाय।